मैम हमारा कब होगा मैम वो टेस्ट? आई थिंक बच्चे आप लोगों का रिसेंटली कोई तो टेस्ट हुआ था ना, लास्ट वीक। मैम अभी वो मेजर टेस्ट था। ओके, वो मेजर टेस्ट था, उसके अलावा अभी कोई डेट नहीं है अपकमिंग, मींस इस मंथ में, फेब में। आई थिंक 7 मैम एक्चुअली था। शेड्यूल अभी तक भेजा ही नहीं हमने। ओके ओके, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है एक मेजर टेस्ट और है, क्योंकि लास्ट मेजर टेस्ट में आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी अभी तक इंक्लूड नहीं किया है ना, तो वो करना है। आई थिंक ह्यूमन फिजियोलॉजी यस में मैम, अभी वो एक और तक आएगा। टिल रेस्पिरेशन या सर्कुलेशन तक आप लोगों का आया है अब तक। आप सर्कुलेशन तक आया है, तो उसके बाद अभी एक्सक्रीशन, लोकोमोशन एंड और पूरा उसके वो आगे नर्वस वो दोनों। सिस्टम पूरा कवर कर हाँ, लेंगे, पूरा एंड नर्वस साथ ही सिस्टम साथ और एंडोक्राइन। प्लांट फिजियोलॉजी, उसका हाफ प्लांट हाँ फिजियोलॉजी यस लेंगे, फिर मैम। देयर विल बी वन मोर मेजर टेस्ट जिसमें कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी होगी। तो 2 टेस्ट अभी बाकी है, आई एम नॉट श्योर उसका डेट कब होगा। 7 तारीख जहां तक मुझे लग रहा है, मे बी वो 12th के लिए हो सकता है। नॉट एबल टू रिकॉल एग्जैक्टली कौन सा डेट था। लेट मी फाइंड आउट कौन सी डेट है अभी। बट आप लोगों का टेक्निकली सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, ठीक है। आज की क्लास में कितने पीएनएमटी 2 के हैं? मुझे नहीं लगता कोई है, सारे 1 वाले ही है ना। कोई है जो पीएनएमटी 2 बैच से है? ओके, कोई नहीं है मतलब। तो पीएनएमटी 2 का तो भी हो गया आप लोगों का, तो सेकेंड टाइम फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी भी रिवाइज हो चुकी है, एंड दिस प्लांट फिजियोलॉजी ऑल्सो, इंक्लूडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक ही चीज रह गई है, वो आपकी तरफ से जो प्रैक्टिस अब आप लोगों को रीड कर करके समझ समझ के जो प्रैक्टिस है, प्लस आपके खुद के पढ़ने पे जो डाउट्स आए हैं वो अब मेरे पास लेकर आओ। बिकॉज अब मुझे भी नहीं पता चल रहा कि और कहाँ कहाँ किस तरीके से आपको डाउट्स आ रहे होंगे, या आपके और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो अब आप पढ़ो, आप मेरे पास आपका डाउट लेकर आइए कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, ये कॉन्सेप्ट अभी भी समझ में नहीं आ रहा, सो उसका सोल्यूशन निकालना। चलो, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, इट इज द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। इजी है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, यानी कोई बहुत बड़ा मेटाबॉलिक पाथवे होता ही नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, ग्लाइकोलिसिस। तो ये जो ग्लूकोज का, ग्लाइकोलाइसिस के बाद बस एक बाय प्रोडक्ट बनेगा ना मैम? राइट, तो ग्लूकोज का पायरुवेट में एक बार कन्वर्जन हो गया, यानी इसी टाइम पे आपको क्या मिल रहा है, 2 नेट एटीपी मिलेगा। प्लस जब ये पायरुवेट आगे अपने आप को रिएक्ट करवाता है, यानी ऑक्सीजन की अब कमी हो गई, इनको पता चल गया ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और वो जो कॉम्प्लेक्स के बीच में अरेंजमेंट्स हैं वो नहीं हो पाएगा। अगर वो नहीं हो पाया तो प्रॉपरली वाटर मॉलिक्यूल ठीक से नहीं बन पाएगा, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो अब यहाँ पे 2 ही रास्ते होंगे, या तो लैक्टिक एसिड बनाने के, दूसरा होगा CO2 को इवॉल्व करवा के इथेनॉल बनाना, जिसमें कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है एसिटल्डिहाइड एंड देन इथेनॉल। यही कर सकते हो। तो जब लैक्टिक एसिड बनता है तो पायरुवेट, यानी 2 पायरुवेट बने, यहाँ पे हमें 2 NADH मिलता है। तो जब 2 NADH हैं, वो ये दोनों पायरुवेट के लैक्टिक एसिड बनाने के रिएक्शंस में वो कंज्यूम हो जाते हैं। तो NADH अपनी एनर्जी गिव अप कर देगा, और क्योंकि वो एनर्जी दे देगा, इसीलिए अगर आप ये पाथवे भी देखोगे तो इस पाथवे में भी जो आपको नेट एनर्जी मिल रहा है, दैट विल बी 2 ATP। नाउ लेट्स कंसिडर दिस पाथवे। अभी इस पाथवे में एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि जब भी पायरुवेट से एसिटल्डिहाइड बनेगा, तो एसिटल्डिहाइड बनने के लिए विच एंजाइम विल पार्टिसिपेट? क्या लगता है कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे? यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, पहला कार्बोक्सिलेज, क्योंकि इसमें इवॉल्व करना है CO2 को। देख लो, प्रोडक्ट देखकर समझ जाओ, एसिटल है, एसिटिक एसिड के बारे में बात करें, सॉरी एसिटल डिहाइड के बारे में बात करें, यानी 2 कार्बन कंपाउंड, राइट। तो अगर 2 कार्बन कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं तो इस पायरुवेट से एक कार्बन तो रिमूव करवाना पड़ेगा, डी कार्बोक्सिलेज। वो रिमूव हो गया, देन इस प्रोसेस में जो एंजाइम होगा दैट विल बी एल्कोहल
डिहाइड्रोजनेज। तो एग्जैक्टली जब ये वाला स्टेप होता है डिहाइड्रोजनेज का, यहाँ पे हाइड्रोजन निकालना होता है एनर्जी मॉलिक्यूल से, यानी NADH का कन्वर्जन इनटू NAD+। तो वो हाइड्रोजन यूज कर लिया, उसी हाइड्रोजन को यूज करके इथेनॉल बनाया गया। तो ये आपका ओवरऑल ये दो इंपॉर्टेंट एंजाइम एंड NADH का इस्तेमाल। तो इस पूरे मेथड में जब आप इस डायरेक्शन में भी जाओगे तो इस डायरेक्शन में भी आपको नेट एनर्जी कितनी मिल रही है, क्योंकि अगेन दो पाइरुवेट है तो ये दोनों NADH एक एक पाइरुवेट में यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी नेट एनर्जी मिलेगा आपको ओनली 2 ATP। सो हेंस एरोबिक रेस्पिरेशन के पूरे फॉर्म में जब भी पूरा मेटाबॉलिक पाथवे आप कंक्लूड कर लोगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 ATP ही मिलता है। सो इट्स वे लेस देन 38 ATP। दैट्स व्हाई हमारे लिए ऑक्सीजन इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन ये ना के बराबर एनर्जी मिलेगी जिसका आगे कोई यूज नहीं होगा, देयर विल बी एनर्जी क्राइसिस। देन जो सेकेंड पाथवे है अल्कोहल फॉर्मेशन, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। सम एग्जांपल्स, यीस्ट, सैकेरोमाइसिस। तो बेवरेज इंडस्ट्री में या फिर फूड टेक्नोलॉजी में भी जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंगस और यीस्ट की वेराइटीज, जिनको फर्मेंट करवाना यानी उनको ऐसे कल्चर में रखना कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करे, और उसकी वजह से जो बाय प्रोडक्ट मिलता है दैट विल बी द इथेनॉल। वही इथेनॉल को एक्सट्रैक्ट करके अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस इज अबाउट फर्मेंटेशन प्लस एनारोबिक रेस्पिरेशन। इतनी बात समझ में आई? अगर ये आ गई है देन नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फी मीन्स टू, दो चीजों के बारे में जब हम बात कर रहे हो दैट इज एम्फीबॉलिक पाथवे, यानी ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे जहां पे आप कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक दोनों ही सर्कमस्टेंसेस के बारे में बात कर रहे हो। मेटाबॉलिज्म क्या है, इट इज अ फ्यूजन ऑफ बोथ। तो या तो किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में या तो ये होता है या तो ये होता है, दोनों ही अगर हो रहे हैं तो दैट विल बी द एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे का मेजर एग्जाम्पल जितना भी आपने पढ़ा है उसमें कौन सा एग्जाम्पल है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल इज द मेजर एग्जाम्पल जिसमें कि बाकी कंपोनेंट्स यानी रेस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स भी यूज होते हैं, यानी प्रोटीन के फॉर्म्स, प्रोटीन यहाँ पे यूज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, यहाँ पे फैट या कह लो लिपिड यूज हो रहा है इन फॉर्म ऑफ कोएंजाइम। तो एसिटाइल कोए में जो कोएंजाइम है दैट इज नथिंग बट द लिपिड कंटेंट। तो ये सारी चीजें जो यूज हो रही हैं और कंपाउंड या मॉलिक्यूल ब्रेक भी हो रहा है, क्योंकि पहले 6 कार्बन कंपाउंड बना, उसको बनाया गया और उसके बाद उसे थोड़े थोड़ा करके ब्रेक किया गया वापस 4 कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए। तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव जो है दोनों ही टाइप के रिएक्शंस चल रहे हैं, दैट्स व्हाई दैट इज द बिग एग्जांपल ऑफ एम्फीबॉलिक पाथवे। ट्राई टू फाइंड आउट योर होमवर्क, मे बी आप लोगों ने लास्ट टाइम नहीं किया हो, मैंने भी नहीं दिया था। ट्राई टू फाइंड आउट अदर देन क्रेब्स साइकिल कोई और एम्फीबॉलिक पाथवे है क्या, अदर एग्जांपल्स, मे बी 1-2 एक्स्ट्रा, not more than that, other examples of amphibolic pathway. Try to find out. क्या पता हमारे चैप्टर में से ही हो, रिगार्डलेस ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी या फिर सेल साइकिल डिवीजन में भी कुछ पढ़ा हो आपने, कुछ भी हो सकता है। सो और भी एग्जांपल्स देख कर आओ। क्रेब्स साइकिल तो नोन है, आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है डायरेक्टली। इसके अलावा भी अगर कुछ आपको लगता है या आपको नोटिस आया कि ये हो सकता है, सो दैट यू फाइंड आउट एवरीवन। ओके, नाउ अब पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया, दोबारा पढ़ लिया, लास्ट का बस एक पोर्शन रह गया है अबाउट रेस्पिरेटरी कोशेंट। जो रेस्पिरेटरी कोशेंट है इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड।
दैट इज योर मेन रेशियो। अब ये रेशियो क्यों देखा जाता है? रेस्पिरेटरी कोशेंट यानी दोनों गैसेस का एग्जैक्टली किस अमाउंट में यूज हुआ और एज अ बाय प्रोडक्ट वो रिलीज हुआ, इसके बैलेंस से हम ये समझेंगे कि कौन से बायोमोलिक्यूल का किस तरीके से रिएक्शन हो पाता है। इट्स नथिंग बट टू अंडरस्टैंड कि सर्टेन मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन या कह लो उनका जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो किस तरीके से एनालाइज कर पाते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो पाते हैं, हाइड्रोजन रिलीज हो पाते हैं, उसका एनालिसिस है। तो उसी एनालिसिस में जो मेन मॉलिक्यूल है, फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज के बारे में बात कर रही हूँ। जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो रेशियो आपको मिलेगा 1। अगर फैट के बारे में बात करेंगे तो फैट के केस में क्या हो रहा है, द रेशियो विल बी लेस देन 1। अगर मैं प्रोटीन के बारे में बात कर रही हूँ, सो ऑलमोस्ट कार्बोहाइड्रेट की तरह, सो इट विल बी 0.9, ऑलमोस्ट 1, नॉट कंप्लीटली एग्जैक्टली 1। तो जो फैट का रेशियो है अगर वो लेस देन 1 है, इट मीन्स कि जो CO2 का एवोल्यूशन अमाउंट है या जो उसका वॉल्यूम है वो क्या होगा, हमेशा ऑक्सीजन कंजम्पशन के मुकाबले कम होगा। तो यानी ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है जब भी फैट को बर्न करना होता है। तो जो फैट बर्न आपने नॉर्मली सुना है उस केस में हायर नंबर ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो हायर नंबर ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उतना ही वाटर मॉलिक्यूल भी आगे बनेगा, बट उसका एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन जो वेस्ट मटेरियल होगा या बाय प्रोडक्ट होगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वो काफी कम होगा। सो दैट्स व्हाई उसको लेस देन 1 कहा गया। एंड प्रोटीन के केस में भी कम है बट स्लाइटली कम, दैट्स व्हाई 0.9। सो ये तीन वैल्यूज जो है कुछ भी करके इजी वैल्यूज हैं, इतना तो याद रख ही लोगे, सो दैट यू हैव टू रिमेम्बर। इसके अलावा बाकी आप प्रैक्टिस करो लेवल 1। यस, एक्सक्यूज मी मैम। मैम पिछले टाइम ना आपने एक होमवर्क दिया था यही रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के ऊपर, शायद से आई थिंक रह गया था वो। ओके, क्या होमवर्क था? कैन यू रिमाइंड मी? उसमें होमवर्क ये था कि मतलब जो कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन की RQ वैल्यू है ना, वो आपने उस टाइम पे ऐसी बताई थी। तो आपने बोला था कि एक बार कंफर्म करके आना कि यही है कि कुछ और है। तो मैम उसमें प्रोटीन की वैल्यू 0.8 से 0.9 होती है और फैट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू बोल सकते हैं 0.7 के आसपास। मतलब करेक्ट, आई थिंक हमने डिस्कस किया था। किया था क्या? ओके, आई थिंक मुझे जितना याद आ पा रहा है, फैट के केस में आपने या किसी ने तो मुझे बताया था, फैट के केस में 0.6 टू 0.7 के आसपास ये वैल्यू रहती है। हाँ, यस। प्रोटीन के केस में ऑफ कोर्स प्रोटीन तो नोन है 0.8 टू 0.9 आइडियली हम यूज करते हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट तो 1 रहता ही है। तो ये चीज मुझे कही थी, अब याद नहीं आ रहा किसी ने कही थी या नहीं, या फिर मुझे मुझे याद है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा होगा कि किसी ने बोला है। सो दैट इज द वैल्यू। ओके, दिस इज द मोर डिटेल्ड वैल्यू। सो अच्छा हुआ आपने बता दिया। जिन बच्चों को नहीं पता, जस्ट कंसीडर ये रेंज एक बार आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कभी क्या होता है क्वेश्चन में, क्या पता प्रोटीन के RQ के बारे में बात कर रहे हो बट 0.9 कोई भी ऑप्शन नहीं है, तब क्या करोगे? आपको लगेगा क्वेश्चन ही गलत है या मिसप्रिंट है, तो मिसप्रिंट नहीं होता, क्या पता उसमें 0.8 दिया हो, सो दैट विल बी द राइट आंसर। ये चीज आप ध्यान रखना। या फिर फैट का लेस देन 1 बोला तो है बट 0.9 भी तो लेस देन 1 ही है, तो ऑप्शन में ऐसा दे देते हैं। एंड क्योंकि NCERT ने आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है तो आप हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे। तो दैट टाइम कंसिडर दिस रेंज, इस वैल्यू को आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो आज मैं जल्दी छोड़ रही हूँ, रीजन टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। आपका रेस्पिरेशन हो चुका है, लास्ट चैप्टर बचा है। पिछले बार भी हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया था, बट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स किए थे हमने। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मुझे याद नहीं आ रहा है, हमने MCQ यस मैम, नहीं किए हैं। नहीं किए हैं? नहीं, MCQs नहीं किए हैं। ओके, अगर नहीं किए हैं, इफ इट इज कंफर्म, देन नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार फिर से प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिवाइज करवा देती हूँ, बिकॉज आई थिंक कि उसी टाइम पे, उसी चैप्टर के टाइम पे ऑनलाइन सेशन में हमारा कन्वर्ट हो गया, एंड उसकी वजह से बेटर, मुझे भी ऐसा लगता है शायद बच्चे उतने सेटिस्फाइड नहीं होंगे विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर।
So one more time, I'll try to make it easy for you, growth and development. And अगर हमने उससे related question practice नहीं की है, then I'll bring questions also. Okay, चलो, that's it for today. Tomorrow's revision chapters आप भूलना नहीं. So come again with the all the questions, doubt questions आपके. चलो, that's it for today. Bye everyone. See you tomorrow. मैम आपने Yes. बोला था कि कल आप प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के कोऑर्डिनेट्स लोगे ना मैम, तो Right. जो Morning. नॉन कोऑर्डिनेट्स वो कब लोगे? नॉन कोऑर्डिनेट्स नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी देखो हमारे मॉर्निंग क्लासेस तो चलती रहेंगी, शायद ऑफलाइन हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो ऑफलाइन के टाइम पे तो इजी हो जाएगा, वहां पे तो सेंटर वाइज अगर बच्चे को किसी को लग रहा है कि कोई और चैप्टर चाहिए अपनी क्लास को, तो मैं वो भी मीन्स कस्टमाइज हो जाएगा। बट क्योंकि ऑनलाइन है, दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी जहाँ पे सारे बच्चे एक साथ आते हैं, तो आई थॉट सीरियल ऑर्डर में चलते हैं, क्योंकि सिनर का एग्जाम आ रहा है, सो उनका जो पोर्शन आ रहा है वो मैंने लगे हाथ सोचा कि वो पहले रिवाइज करवा लेते हैं। नॉन कोडेड में भी मंडे की जो मॉर्निंग क्लास होगी उसमें मैं ले लूंगी, प्लस कुछ एडिशनल चैप्टर्स में ले लूंगी। ओके, चलो लेट्स डिस्कस हाउ इट गोज टुमारो। अगर टाइम मिलता है तो हम नॉन कोऑर्डिनेट्स का भी पूछ लेंगे, फिर वो भी डिस्कस कर लेंगे इफ वी हैव द इनफ टाइम। ओके, चलो, सी यू टुमारो देन। बाय एवरीवन, टेक केयर। ओके, बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम।